सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज फिर मैं एक बारी आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड अफेयर की वीडियो। मैं ना मेरे को कमेंट आते थे कि आप ना वर्ल्ड अफेयर की वीडियो पे कम रिएक्शन करते हो, तो जो कम उस पे करते हो। लेकिन भाई मैं ना थोड़े से जो टॉपिक होते हैं मैं चूज़ वाले जो मेरे को लगता है कि ये आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि जो नेशन फर्स्ट का मोटिव है, ठीक है, मैं उसके साथ थोड़ा सा चलने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे मैं कई इंटरनल मामलों पे होते हैं, कई मेरे को लगता है कि यार ये टॉपिक पे मेरे को अच्छा लगता है टॉपिक, मैं उस पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जहाँ अवेयर करता हूँ, जहाँ पाकिस्तानियों से जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं उनके जो हैं, जहाँ उसका प्रोस्पेक्ट या हमारा इंडियन को अवेयर करता हूँ मैं। इंडिया, मेरा मोटिव मेल है कि इंडिया को एकजुट करना और रियलिटी पे बात करना। तो ये मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये है गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड इसराइल एज इलान उमार विल बी रिमूव्ड फ्रॉम यूएसए फॉरेन चेयर। ठीक है, इलान उमार जो आपने पता ही है, वो गोल सा पटका सा बांधती है, ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्री की है। तो मैं इस पे भी बात करना चाहता था। मेरे को इस लेडी से भी बहुत ज़्यादा नफरत है। मेरे को 4-5 दुनिया में ऐसे नेता हैं ना, जहाँ ऐसे बंदे हैं जिनसे तो मैं पाकिस्तानी जितनी नफरत करता हूँ, पाकिस्तानी से जितनी नफरत करता हूँ आपको पता ही है, उतनी नफरत मैं इनसे जाकर ना, कि आपको मैंने दिखाई है वीडियो, अब मैं इसकी दिखाऊंगा। इसकी भी मैंने बहुत पहले ना इस पे भी वीडियो मैंने 2-3 बनाई हुई हैं। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, देखी होंगी उन्होंने। मैं इस लेडी से भी नफरत करता हूँ। मैंने इसको भी बोला था कि जाके अपने अपने अफ्रीकन कंट्री को संभाल, तेरे को वो नहीं संभाली जाती साले, जिस थाली में खाते हो उसी में शेयर करते हैं, ये हराम के पिल्ले हैं। एक ऐसी कौम है जहाँ पे जाती है, ठीक है, जिस कंट्री में जाती है वहाँ पे थोड़े से तादाद में ज़्यादा होना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे सोचते हैं कि हम शरिया लॉ लाए, इन सबको, जो गोरे हैं, हिंदू हैं, जनूद हैं, उन सबको मुसलमान बना दें। तो इनका इनका फंडा बिल्कुल क्लियर है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनका फंडा क्लियर है कि पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है हमने। जो गौरी गजनवी करते थे ना हराम के पिल्ले यहाँ पे, कि मुसलमान काट काट के मुसलमान बना दो, तो यही इनका सारों का फंडा है कि पूरी दुनिया मुस्लिम होनी चाहिए। जब तक पूरी दुनिया मुस्लिम नहीं होगी तब तक दुनिया में पीस नहीं आएगा, जो कि फ्रॉड है। पाकिस्तान में देख लो, पूरे का पूरा पाकिस्तान मुस्लिम है, लेकिन है शांति, सिया सुन्नी पता नहीं 72 फिरके बना के आपस में काट रहे हैं। और इनका मोटिव ये है कि सारे मुसलमान बन जाएं। चलिए ज़्यादा लंबी बात न करते हुए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, गुड न्यूज़ है, तो देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है, कैसे चल रही है। तो उसके ऊपर फिर बीच में भी शायद मैं बात करूँगा। वीडियो पूरी देखना मेरे भाइयों, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हिंदुस्तानी भाई को, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को। और चलिए पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे, तब सारा हो सकता है मैं बीच में भी करूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार नहीं वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया, इजराइल और यूएस, इन तीनों देशों को आप अगर देखें तो तीनों के रिलेशंस पिछले 3-4 सालों में लगातार इंप्रूव हुए हैं। और अब तो तीनों कंट्रीज ने एक ग्रुप भी बना दिया है, I2U2, जिसमें ऑफ कोर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल है। उसके अलावा आप देखोगे भविष्य में इंडिया, यूएस और इजराइल वेरियस इश्यूज पर यूएन में और जगह भी मिलकर कोलैबोरेट करेंगे। मगर इन तीनों कंट्रीज के रिलेशंस में रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया था। इलान उमार, जो यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने अपना काम ही बना दिया था इंडिया और इजराइल की आलोचना करना। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इलान उमार की फोटो। जब ये सबसे पहले यूएसए में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, उस वक्त इन्होंने सिर्फ इजराइल को टारगेट किया, इजराइल के बारे में बहुत कमेंट्स करी, ये कहा कि इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। फिर इजराइल गाजा वॉर में जब भी इजराइल पे अटैक हुए, इसको इग्नोर कर दिया। जब इजराइल ने वापस गाजा पे रिटेलिएट किया, उस पर काफी कमेंट्स करी। एक टाइम पे आकर इन्होंने ना सिर्फ इजराइल, जो जुदाइज्म रिलीजन है और उस रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं ज्यूज, उन पर भी कमेंट करनी स्टार्ट कर दी। यूएसए में बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि लगता है कि इलान उमार को एक पर्सनल प्रॉब्लम है ज्यूज के साथ। ना ये तो इनका इशू था विद इजराइल। इंडिया के बारे में भी इन्होंने बहुत ही नेगेटिव बातें बोली ओवर द ईयर्स। एक बार तो ये यूएसए के लोकसभा में, जो जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकसभा है लोअर हाउस, यूएसए में इनका जो लोकसभा है इसको ये कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लेकर आई और उस पर वोटिंग करवाने की डिमांड करी। हालांकि बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इतनी सद्बुद्धि थी कि इससे यूएसए का नुकसान होगा, तो इन दी एंड ये रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं। मगर एक आप कह लीजिए कोशिश इनकी पूरी थी। इन्होंने ये भी पूरी कोशिश करी
कि जिस तरीके से टर्की और चाइना पर S-400 परचेज करने पे लगे हैं सैंक्शंस, सेम सैंक्शंस भारत पे लगाए जाएं। यहाँ पर आप देख पाओगे सिर्फ 5 यूएस डेमोक्रेट्स थे जिन्होंने भारत के अगेंस्ट वोट किया कार्सा इशू को लेकर। आपको पता होगा यूएसए के पार्लियामेंट में वोटिंग हुई कि क्या भारत को कार्सा वेवर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मेजॉरिटी से, आराम से आप कह लीजिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हुआ, मगर जिन 5 कांग्रेसमैन ने ये वोटिंग करी कि नई इंडिया पे सैंक्शन लगाओ, उनमें से एक थी इलान उमार। और ये यहाँ पर नहीं रुकी, रिसेंटली हमने फिर ये भी देखा कि ये एज ए यूएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद गई पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाना देखो अपने आप में कोई ठीक है, इनकी खुद की मर्जी है, मगर पाकिस्तान में जाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान की साइड से एंट्री कर ली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसकी वीडियो अपलोड करी, एक ब्रिज दिखाया कि देखो मैं बिल्कुल पीओके में खड़ी हूँ, ये ब्रिज पार करके इंडियन साइड स्टार्ट हो जाएगी। ये देखकर भारत सरकार ने पहली बार इनके बारे में स्टेटमेंट दी, ये कहा कि इलान उमार की नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स है। और इवन यूएस गवर्नमेंट को भी इलान उमार की आलोचना करनी पड़ी और खुद को दूर करना पड़ा। ये कहना पड़ा कि देखिए ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गई है पाकिस्तान, इनकी विजिट का कोई रिलेशन नहीं है विद यूएसए। मगर ये पाकिस्तान में जाने के बाद ना वापस जब यूएस लौटी तब इन्होंने इशू भी क्या रेस किया, इशू ये रेस किया कि इंडिया ना अपनी साइड लगातार डैम्स बिल्ड कर रहा है, उससे कल को नदियों का जो फ्लो है, जो पानी है, ये पाकिस्तान को कम मिलेगा। तो आप कह सकते हैं लिटरली कोई भी इशू हो जो इंडिया और इजराइल को टारगेट करता है, उस इशू को इन्होंने रिगरसली उठाया है। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा यूएस। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बीच में रोक लिए वीडियो। ये इलाम उमार होगी, ठीक है, ये अपनी कंट्री के लिए तो कुछ कर नहीं सकी, भाग के बहन जो इस गाड़ा निकल रही है, भाग के ना वहाँ पे अमेरिका में चली गई, ठीक है, वहाँ पे सारे ये चीज़ें का एंजॉय करती है, ठीक है। और अपने कंट्री के लिए जो मेरे ख्याल से ये इसकी है, ओमान की है या फिर ये इसकी है, क्या नाम है इसका, सोमालिया की, ठीक है, अफ्रीकन है ये। और वहाँ पे नहीं इसको कुछ नज़र आता है, इसको टांग अड़ानी है इंडिया और इजराइल पे। और ये जो अब प्रशांत धवन सर बता रहे हैं, आपको भी पता होगा न्यूज़ का, कि इसने वहाँ पे जाके यूएसए में बोला था कि नदियों का इसको अकल, इसके ये इतनी अकल के अंधी है कि डिसइंफॉर्मेशन कैसे फैलाते हैं। वो इंडिया की नदियों का एक मुआहदा है पाकिस्तान के साथ कि इतने % हमने पानी तुमको देना, और इंडिया कभी उससे पीछे नहीं हटा। इंडिया ने बोला कि इतना पानी देंगे, ठीक है, और जो हमारा पानी है हम उसको रोकेंगे। अब अभी भी हमारा पानी हम पूरा नहीं रोक रहे, अब हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ये गलत मैसेज पहुंचा रही है, और जहां लोग गलत मैसेज पाकिस्तानी पहुंचाते हैं कि इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, साले तुम्हारे बाप का पानी है वो, वहाँ हम अपने हिस्से का पानी रोक रहे हैं। साले तुम लोगों को पानी हम छोड़ देते हैं, अभी लो अपना पानी, तो कभी तुम बाढ़ में डूब जाते हो। जब तुम कहते हो कि हमें इंडिया ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया, बाढ़ में डूब गए, हराम के पिल्लो पुरखियो। जब उसके बाद जब हम पानी कम छोड़ते हैं तो तुम्हारे सूखा पड़ जाता है। सालो या तो डैम बना के अपने पानी को स्टोर करना कर लो। अब इंडिया क्या करे, अब इंडिया उसको पानी को, अगर तुम कहते हो कि बाढ़ में डूब गया, अगर पानी इंडिया वैसे तो पानी ज़्यादा ले नहीं रहा, अगर हम वापस ज़्यादा ले ले तो तब भी तुम्हारी सूखती है, अगर ज़्यादा छोड़ते हैं तब भी तुम्हारी सूखती है। ये इलान उमार जैसे ना, वैसे तो हम मैटर नहीं करते ये हमारे लिए, लेकिन फिर भी इसकी न्यूज़ खबर बनती है। तो भाई लोगों, हमें ऐसी बातों से अवेयर रहना चाहिए। ये कौम ही ऐसी है यार, मैंने देखा है, ये कौम ही ऐसी है। जिस थाली में, जिस कंट्री में, आप देख लेना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता चीज़ का, लेकिन आप एक चीज़ नोट करना, जितने भी फड्डे डलते हैं ना, इसी कौम की वजह से डलते हैं। कोई भी कंट्री हो, कनाडा में भी डलने शुरू हुए थे। मैं ये भी कहता हूँ आपको, एक और बात बताता हूँ, ये अब जो सिख है ना, जो पंजाबी हैं, जो जाते हैं, इन्होंने भी कनाडा में थोड़ा थोड़ा गंद डालना शुरू कर दिया। मैं इन सबसे बोलना चाहता हूँ, अपने इंडियन पंजाबियों से या इंडियन सरदार भाइयों से, कि जाके अपने देश का नाम रोशन करो, गोलियां मत चलाओ, ना कुछ ड्रामे करो। वहाँ पे पीसफुली रहते हो, पीसफुली रहो, जैसी कंट्री है जैसा देश वैसा भेस बना के रहो, ठीक है। उन पे थोपो ना अपने जाके कानून, थोप रहे हैं तो वापस आओ, अपनी कंट्री में रहो, यहाँ गंद मचा के दिखाओ, यहाँ करके दिखाओ। चलो दूसरे के घर में जाके गंद डालते हो और अपने देश का नाम खराब करते हो, पूरे इंडिया का नाम खराब करते हो। मैं उन सरदार भाइयों और सिखों भाइयों को बोल रहा हूँ, जो इंडियन भाई हैं, जो वहाँ पर जाके आजकल कनाडा में गंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। ना बनो ये पाकिस्तानी, ठीक है, ना बनो सूअर के बच्चे, वरना फिर मेरे को इसके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, आप लोगों के खिलाफ। तो ये मैं जो दूसरी कौम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कौम के तो किस्से भरे पड़े हुए हैं।
न्यूजीलैंड से लेके कनाडा, अमेरिका, यूरोप, साले ये अरब कंट्रियों में ऐसे काम नहीं करते। अरब कंट्री में काम किया था ना वो, हाय हाय अल्लाह के नारे लगाए थे जो उस वहाँ पे जाके बंदों ने अंदर ठोक दिए, लाखों दराम का, लाखों रुपए का साला को ऊपर वो ठोक दिया, फाइन ठोक दिया। तो अब वहाँ पे इनकी पीछे से पीली और आगे से गीली हो जाती है। और दूसरी कंट्रियाँ जो इनको जो थोड़ी ह्यूमैनिटी के लिए बोलती दिल में दर्द रखती हैं, वहाँ पे जाके ये गंद डालते हैं साले पुरकी, और ऐसे इलान उमर जैसे लोग जाके। वैसे में भी लोअर हाउस, अपर हाउस है, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वहां पर, मगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी में इतनी बिजी कैसे हो गई? आई मीन इनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो वहां पर ये बिजी नहीं रहती कि स्टूडेंट्स का इशू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर और चीजें हैं। ऐसे लगता है कि बस ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है स्पेशल फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि इलान उमर का नाम बार बार फॉरेन पॉलिसी में इस वजह से आता था क्योंकि ये यूएसए की गवर्नमेंट में जो कमेटीज है ना, उनमें से एक जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उसकी पार्ट थी। यूएसए के पार्लियामेंट में आपको बहुत सारी कमेटियां मिलेगी, एजुकेशन लेबर को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, सीनियर सिटीजन्स की अलग से कमेटी होती है। वैसे ही विदेश नीति की भी एक कमेटी है, उस कमेटी के मेंबर थी इलान उमर। तो इस कमेटी के मेंबर होने से ही ना वैसे ही आपको काफ़ी हक मिल जाता है कि आप इंटरनेशनल इश्यूज पर कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप काफ़ी बार बाकी कंट्रीज़ को विजिट भी कर सकती हैं और कई बार तो यूएस गवर्नमेंट आपकी विजिट को फाइनेंस भी करेगी। तो इसी वजह से हमने देखा कि चाहे आर्टिकल 370 का इशू हो, दिल्ली राइट्स का इशू हो, बाय गॉड कोई भी इशू हो जहां पे एंटी इंडिया मुद्दा बन सकता है, तो इलान उमर ने उस मुद्दे का पूरा यूज़ किया। मगर इन दी एंड इलान उमर का रन अब फाइनली ख़त्म हो जाएगा। हाल ही में देखो यूएसए में हुए हैं मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस में क्या हुआ कि यूएसए का जो लोअर हाउस है, जो आप कह लीजिए इनका लोकसभा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पर डेमोक्रेट पार्टी, जो बाइडेन की पार्टी की हार हो गई और रिपब्लिकन पार्टी जीत गई। हालांकि मुझे ऐड करना पड़ेगा कि रिपब्लिकन पार्टी को जिस नंबर्स की उम्मीद थी कि एक बहुत ही बड़ी इनकी जीत होगी, वो नंबर्स इनको नहीं मिल पाए। मगर रिपब्लिकन पार्टी ने आज के समय कंट्रोल ले लिया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। और इसका मतलब अब यह है कि यूएसए का जो लोकसभा है, जो इनका लोअर हाउस है, वहां पर स्पीकर चेंज हुआ है। पहले यहाँ पर स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी जो बाइडेन की पार्टी को बिलोंग करती हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये नैन्सी पेलोसी है, इनकी आपने काफ़ी बार फोटो भी देखी होगी। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब इन्होंने जिद पकड़ ली थी कि ये ताइवान की विजिट पे जाएंगी, और इन्हीं की विजिट के बाद हमने देखा कि लगातार चाइना ने ताइवान के आसपास बॉम्ब बरसाने स्टार्ट कर दिए। तो नैन्सी पेलोसी आज के समय यूएसए के लोकसभा में स्पीकर नहीं रही। इनको रिप्लेस कर दिया है रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी ने। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है केविन मैकार्थी, और केविन मैकार्थी ने, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, पावर संभालते ही पहली बात पता क्या बोली? पहली बात इन्होंने कही कि मैं इलान उमर को हटाऊंगा। इलान उमर ने इजराइल के बारे में, यूएसए के फ्रेंडली कंट्रीज के बारे में, मेरे बारे में जो बोला है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो पहला काम मेरा ये होगा कि मैं इलान उमर को ना फॉरेन अफेयर्स कमेटी से हटा दूंगा। ये जो मैं केविन से कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसको कमेटी से मत हटाओ, इसको लात मार के ना सोमालिया भेजो, जो सोमालिया की है, इसको सोमालिया भेजो। इनको ना अपने कंट्री नहीं दिखती हुई वहाँ पे क्या छितर पड़ रहे हैं, ठीक है, इनको वो कंट्री खराब कर रही है। सोमालिया बनाना है इसको अमेरिका में, पुर्कियों को पुर्किस्तान बनाना है कनाडा में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में और कंट्रियों में, यूरोपियन कंट्रियों में, ठीक है। इन लोगों को तो लात मार के साले कंट्रियों से बाहर निकालना चाहिए, जो गंद डालते हैं वहां पे जाके, और जो जहर उगलते हैं दूसरे देशों के लिए, दूसरे मजहब के लिए या दूसरे लोगों के लिए। तो मेरी तो यही दुआ है कि अमेरिका इसको लात मार के निकाले साला वहां से। जितने भी लोग हैं ना, चाहे इंडिया में भी हों, बाहर का कोई कंट्री का कर रहा है, जहां इंडियन भी कोई कर रहे हैं, इसको भी साला लात मार के निकालो, उस कंट्री से लात मार के निकालो जो गंद डालते हैं। तो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखो। You know, I made another promise to you last time. There was this congresswoman, Ilhan Omar. That's a rightful boo. राइट फॉर बू। I remember what she Boo said ठीक about किया me. इन्होंने। I remember what she said about Israel. Remember what she said about the relationship. I remember it so much, I promised you last year that as Speaker, she no longer would be on foreign affairs. And I'm keeping that promise now.
तो यूएसए के लोकसभा के जो नए स्पीकर हैं ये कह रहे हैं मैंने पिछले साल वादा किया था कि मैं पावर में आऊँगा, आते ही इलान उमार को हटाऊँगा और मैं अपना वादा पूरा करने वाला हूँ। इन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया है, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव से ये बात बुलवाई है, ओपनली कहा है कि मैं इलान उमार को रिमूव करवाऊंगा। इनकी जो कमेंट्स थी इजराइल के ऊपर मैं कभी भूलूंगा नहीं, ना भूला हूं। और ऑब्वियसली इलान उमार ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि केविन मैकार्थी की वजह से यूएसए में इस्लामाफोबिया, जीनोफोबिया, रेसिज्म वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ये इस्लामाफोबिया है, मुझे इस तरीके से टारगेट करना, मुझे कमेटी से रिमूव करना। देखो अभी देख सुना आपने, ये देख क्या स्टेटमेंट दिया, साले हराम के पिल्ले, ऐसी कौम है ना ये, बाद में वो खेलना शुरू कर देते हैं विक्टिम कार्ड। हाय 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 हम मुसलमान हैं, हमें इसलिए टारगेट किया जाता है। ये है इनकी असलियत, ये है हराम के पिल्ले। जब थोड़ा सा इनको बोल दो तो वो कहेंगे हम मुसलमान हैं इसलिए हमें टारगेट किया जाता है। सालो हराम के पिल्लो, तुम दुनिया को मुसलमान करना चाहते हो, वहां पे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारे खिलाफ थोड़ा सा भी कोई बोल दे कि निकाह तुम्हें बोले कि नहीं रखना तुम्हें, अच्छा तुम ये ऐसे हराम के पिल्ले, इसको चेयर से उतारो, साले विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू करते हैं, मैं मुसलमान था इसलिए मेरे को उतार दिया। ये नहीं देखते कि तुम साले हराम के पिल्लो क्या कर रहे हो, क्या चूतियापा फैला रहे हो दुनिया में बैठ के। ये शक्ल ही देख के मेरे को इसकी साली नफरत होती है। मैं तो कहता हूं मेरे को ना 5-7 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरे को इतनी नफरत होती है ना देख के कि यार ये कैसे लोग हैं, इनको फिर भी दुनिया में जीने का हक दिया जाता है। क्योंकि दूसरी जो कंट्रीज हैं, जहां इंडिया, जहां कोई भी कंट्री है जो नॉन मुस्लिम है, वो ह्यूमैनिटी को आगे रखती है, वो इवन के कमेंट भी नहीं करते इन पे। इनको थोड़ा सा बोल दो तो ये रोने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, इलान उमार को फॉरेन कमेटी से हटाकर इनकी पावर बहुत कम कर दी जाएगी। फिर जो इनकी टिप्पणी है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया इतनी कवर भी नहीं करा करेगा, क्योंकि उस कमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि मेन जो कुर्सी थी इनके पास, जो पावर थी, वो छिन चुकी होगी। और इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इलान उमार ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपना मिशन बना लिया था कि आर्टिकल 370 के इशू को ये बार बार रेज करेंगी यूएसए में। और इन्होंने जो बाइडेन की सरकार को ये काफी बार कहा कि आप खुद यूएन में आर्टिकल 370 का इशू उठाइए। तो अब इनका जाना इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अब देखो इससे बैड हेडलाइंस नहीं बनेगी। नहीं तो इससे पहले देखो क्या था कि इंडिया यूएस आपस में जितनी भी तरक्की कर ले, इलान उमार की एक स्टेटमेंट हेडलाइन बन जाती थी। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन कमेटी की मेंबर भी थी। मगर अब पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 99% यूएसए में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये इंडिया को लेकर नेगेटिव विचारधारा नहीं रखते। देखो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि सारे बस हमारी सुनो, बस हमारा डोमिनेशन हो जाए। अगर कई लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, फाइन विद दैट, वी आर फाइन विद दैट। मगर इलान उमार जो कर रही थी वो बहुत ही सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म था। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत से यूएस पार्लियामेंटेरियंस खुल के कहते हैं कि आई एम प्राउड टू कॉल द पीपल ऑफ इंडिया एज अमेरिकाज फ्रेंड्स। और व्हाइट हाउस ने भी डिक्लेयर किया है कि अगर आपने सोचा था कि 2022 एक बड़ा साल था इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, जो बिल्कुल था, काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हुए हैं, F-16 वाली डील, उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह, मगर आप ओवरऑल देखोगे तो काफ़ी तरक्की भी हुई है, काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। और यूएसए ने यहाँ पर कहा है कि 2023 और भी बड़ा होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए। इसका रीज़न क्या है? देखो 2023 में जो क्वाड समिट है ना, वो भारत होस्ट करेगा। जी हाँ, 2022 में समिट होस्ट किया था जापान ने, 2023 में ये जो चारों लीडर हैं, अब तो खैर यहाँ पे स्कॉट मॉरिसन हट गए और फूमियो किशिदा आ गए हैं जापान में, तो इन दोनों की जगह नए लीडर आ जाएंगे और एक क्वाड समिट होगा इंडिया में। इसके बाद 2024 में अगला समिट होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वाड समिट अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए। उसके अलावा फिर G20 समिट भी हो रहा है इंडिया में, इसके लिए भी जो बाइडेन भारत में आएंगे। हो सकता है कि 2023 में जो बाइडेन 2 बार भारत में आए, इट इज़ पॉसिबल। उसके अलावा देखिए ये भी बात चल रही है कि इंडिया यूएस CEO डायलॉग हुआ करता था, जिससे बहुत ही बड़ी जो कंपनीज है यूएसए की, ये डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाए इंडिया में। ये जो डायलॉग है ये यूएस रीस्टार्ट करवाएगा। और उसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डायलॉग जो है ये भी शुरू होगा 2023 की शुरुआत में। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है मैं कहूँगा बहुत ही पॉजिटिव है, अच्छी न्यूज़ है फॉर इंडिया एंड इजराइल। ना सिर्फ इंडिया एंड इजराइल, जो ओवरऑल रिलेशनशिप है इंडिया यूएस और इजराइल का, इसके लिए मैं कहूँगा एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव। ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने वीडियो देखी, मैंने वीडियो में जो बोलना था मैंने सारा आपको बीच में बोल दिया है। मेरा तो ये कहना है, बस लास्ट कमेंट ये है ये इलान उमर को कि जाके ना या तो तुर्किस्तान की ले, ठीक है, सिटीजनशिप, नहीं तो जाके अपने सोमालिया में जाके रह, ठीक है, वहाँ पे जो अपने एजेंडे है वो चला। दुनिया के मामलों में टांगे मत अड़ाओ। ये ऐसी कौम है जिस कंट्री के साथ लगती है या जिस बंदे के साथ लगती है उसका भी बेड़ा गर्क करती है। ये अमेरिका में लगी, जाके अमेरिका का बेड़ा गर्क करने पे तुली हुई थी, ठीक है। और ये अगर रशिया में भी चली जाए ना तो रशिया का बेड़ा गर्क कर दे। ये रिलेशन ख़राब करने में ये ऐसी कौम के लोग हैं। तो मेरा तो यही कहना है, बहुत अच्छा हुआ। मैंने तो मेरा दिल से बड़ा मैं खुश हूँ कि इसको निकाल दिया। मैं तो उस दिन ज़्यादा खुश हूँगा जिस दिन इसको लात मार के ऐसे लोगों को उस कंट्री से निकाल के इसको अपनी कंट्री में भेजा जाए कि वहाँ जाके रह तू। अपनी कंट्री को, सोमालिया को ऊपर लेके जा जहाँ लेके जाना है। अगर तेरे को कश्मीर का मुद्दा उठाना, 370 का मुद्दा उठाना है, तेरे में इतना दम है ना, सोमालियन मैं बोलना नहीं चाहता, फिर रेसिज्म की बात आ जाती है। अगर तेरे को इतना दम है ना तो पाकिस्तान की ले ले सिटीजनशिप, वहाँ रह जाके, वहाँ जितना मर्जी भौंक, किसी को कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि पता है इस कंट्री का बेड़ा गर्क पहले ही हुआ है। तूने और करना तो कर सकती है, ठीक है। तो मेरी यहाँ तक थी, मेरे व्यू पॉइंट थे। आप लोगों ने वीडियो अगर पूरी देखी होगी तो मेरे व्यू पॉइंट आपको बीच बीच में पता चल गए होंगे। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि मेरे विचार या मेरी नफ़रत या मेरे अपने इंडिया के लिए जो मेरी सोच है वो आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इस नेशन फर्स्ट के, ताकि हम इंडिया को एकजुट कर सके, अवेयर कर सके। जो ऐसे खतरनाक सपोले पड़ रहे हैं दुनिया में उसके बारे में पता चल सके और पुर्किस्तानियों के दांत खट्टे कर सके और इंडियन जो भाई हैं उनको हम इकट्ठा कर सके, एकजुट कर सके इस दुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। हमारे लिए हमारा देश पहले है, हमारे लिए कोई दुनिया का कोई और इंसान हमारे लिए पहले नहीं है। तो हमारा देश सबसे पहले, हमारी एकजुटता हमारी ही ताकत है, ठीक है। हमारी इंडिया की ताकत एकजुट में ही है। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।